Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज नर्वस सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं अपने ब्रेन के बारे में, अपनी बॉडी में बन रहे बैलेंस और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स का मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना और फाइनली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास क्या है, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे हमने पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं जो आपस में जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी एज अ होल हेल्दी रहे और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों। तो इसको कैसे समझेंगे? मान लो एक छोटा सा जोन मान लेते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं और आप हो। अब आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाह के भी बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कर सकते हो, है ना? तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि पहले तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स मिलकर उन जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उन जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स कंबाइंड एफर्ट डालेंगे ताकि आप उस जोन में इंप्रूव कर पाओ। से आपको बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स साथ में ये सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे इंप्रूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब अपने आइडियाज पोर कर रहे हैं और फाइनली यहाँ पर सारे टीचर्स अपने आइडियाज पोर कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो उस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हैं कि हाँ, मेरा बच्चा इस चीज़ में वीक है और ऐसे करने से वो इम्प्रूव हो सकता है। तो अब फाइनल डिसीजन जो है आपका, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, वो लेंगे आपके पेरेंट्स कि हाँ, मुझे इस टीचर की ये बात सही लगी और ये मेरे बच्चे के लिए सही है। तो यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो है एक तरह से वो मेन ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है हमारी बॉडी में, ठीक है? तो वो ये वाइटल ऑर्गन है जो ये डिसाइड करेगा कि बॉडी में अच्छा ये टीचर्स ने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो टीचर्स मान लो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, तो अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अब ब्रेन डिसाइड करेगा, सब अपनी अपनी इनपुट्स दे चुके हैं टीचर्स, अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे इंप्रूव कराना है और आपको बैक टू नॉर्मल कैसे लेके आना है। सो दिस इज हाउ आर बॉडी ऑल्सो फंक्शंस, ठीक है? तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह से फंक्शन करती है कि अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली हमारे मेन ऑर्गन्स तक जाती है और उसके बाद एक ऑर्गन है जो ये डिसाइड करता है कि अब इस प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है और फाइनली वही सॉल्यूशन देता है। और बाकी सब, जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा अब आपको LearnoHub की क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्योंकि आप यहाँ पर वीक हो, आप DPP भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हो, आप नोट्स भी देख सकते हो, आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो अब फाइनली आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है, ठीक है? तो अब आपके पेरेंट्स ने जो कहा है वो आपने प्रिसीव कर लिया कि अच्छा अब ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स करते हैं कि ठीक है, अब ये मेजर ऑर्गन ने बोला है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सॉल्व होंगी, तो अब जैसा ये ऑर्गन बोलेगा हम वैसा करते जाएंगे और फाइनली क्या होगा, फाइनली हम उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे और उससे बाहर निकल पाएंगे, ठीक है? तो समझ आ गई ये बात? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ओवर हियर इज द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स हैं, एक है नर्वस और दूसरा है केमिकल। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें सिर्फ ब्रेन नहीं आता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, इसमें नर्व्स भी आती हैं और इसमें सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, याद है ना? तो वो वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वहां पर भी बॉडी में काफी कोऑर्डिनेशन हो रहा था, करेक्ट, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है ये
केमिकल्स के यहाँ पर इसके लिए कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं, कुछ मेजर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो डील कर रहे हैं, जिसमें मेजरली है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी नर्व्स और कुछ हमारे सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 हैं, ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, करेक्ट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं नर्वस कंट्रोल का। अब मान लो कि आपको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या होगा? आपको जैसे ही ऐसा दिखेगा ना कि आज तो टेबल पे खाना लगा दिया है मम्मी पापा ने, अब क्या करोगे? अब भागते हुए जाओगे, बैठोगे, खाना प्लेट में डालोगे, आपकी बाजू जो है वो मूव करेगी, खाना माउथ तक आएगा, आपका माउथ ऑटोमेटिकली च्यू करेगा, अब वो खाना स्वॉलो होके आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा एंड फाइनली जब आप इनफ खाना खा लोगे तो आपकी बॉडी में सेवरल प्रोसेसेस होंगे जो आपकी बॉडी को ये बताएंगे कि भाई अब शांत हो जाओ, हंगर को शांत होने को बोलेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है अब उसको ये समझ आ जाए कि अब आपने खाना खा लिया है और अब आपको भूख नहीं लगी है। क्लियर? नेक्स्ट है, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे टेनिस खेल रहे हो, तो टेनिस में भी ना बॉल कहाँ से आ रही है, बॉल को कहाँ को मारना है, सो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन, आपके हैंड का, आपकी लेग्स का, आपके आईज की मूवमेंट का, तो आपकी टांगे भागेंगी कि बॉल उस तरफ आ रही है, सो यू विल रन टुवर्ड्स दैट साइड, और इन टर्न आपकी बाजू जो है वो मूव करेगी ताकि आप रैकेट से उस बॉल को मारो, ठीक है? अब साथ ही साथ जब वो बॉल वहां गई है, अब आप देखोगे कि जो सामने वाला प्लेयर है वो कहाँ है, तो अगर मुझे उसको हराना है तो मुझे कुछ ट्रिक तो करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रिक इन द सेंस गुड ट्रिक, ठीक है? तो आप बॉल को कहाँ फेंको ताकि वो उसको टच ना कर पाए, ठीक है, वो वापस से आपकी तरफ बॉल को ना फेंक पाए। सो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ नर्वस कोऑर्डिनेशन, करेक्ट? अब मान लो आपको चोट लगी है, तो अब एक बार चोट लग गई तो अब आपको हील होने के लिए आपको आराम देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, आपको मूव नहीं करना है। सो दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर नर्वस सिस्टम, करेक्ट? अब नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। जैसे मैंने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना उसमें हमने काफ़ी सारे ऑर्गन्स, काफ़ी सारे ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, इन्हीं हॉर्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स बुलाते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं, जब हम एक अटैक वाली सिचुएशन में हैं, मान लो कि आपको डॉग से डर लगता है और आपके पास में एक डॉग आ गया और वो आपके पीछे भागना शुरू कर दिया, अब आपको सिचुएशन को एस्केप करना है, तो क्या होगा, जैसे ही आपको दिखेगा डॉग वैसे ही आप एकदम मुड़ोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दोगे, आपकी जो लेग्स हैं वो इतनी फास्ट भागेंगी ना कि आपको ज़रूर बचा लेंगी, ठीक है? सो दिस इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूरॉन, तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले भी सुना है, पढ़ा है, ठीक है, जब हमने एनिमल सेल्स के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होता है ना, हमें ऑलरेडी पता है कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें हम इस पोर्शन को सिर्फ याद रखने के लिए इसको हेड मान लेते हैं और इसको टेल मान लेते हैं, ठीक है? हेड मतलब कोई चीज यहां से शुरू होगी और नीचे तक जाएगी, करेक्ट? तो इस हेड पोर्शन को हम यहां पर इसको बुलाते हैं साइटोन, ठीक है? तो ये है साइटोन, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बुलाते हैं एक्सॉन, ठीक है? तो ये जो ऊपर वाला हेड पोर्शन है दिस इज साइटोन और नीचे वाला है एक्सॉन। तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेबल करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेंटर में क्या है, सेंटर में है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस है, ठीक है? ये क्या है, इसे हम बुलाते हैं सेल बॉडी या फिर हम इसे साइटोन भी बुलाते हैं, ठीक है? साइटोन के बाहर ना कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम बुलाते हैं डेंड्राइट्स। क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट्स, करेक्ट? अब इसी साइटोन से एक लॉन्ग सा एक चैनल या फिर एक टेल जैसी निकलती है जिसको हम बुलाते हैं
एक्सॉन। क्या बुलाते हैं? एक्सॉन। और इस लंबी सी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके एंड में भी कुछ, इसका भी कहीं ना कहीं एंड है, तो इसका जो एंड है उसे हम बुलाते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, या फिर हम इसे कई बार नर्व एंडिंग्स के नाम से भी पढ़ते हैं। सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब मैं हमेशा जब भी ये पढ़ाती हूँ ना, मैं हमेशा इसको हेड और टेल करके मानती हूँ कि एनीथिंग और एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स इज फ्रॉम योर हेड एंड इट गोज अप टिल योर टेल। ठीक है, और से अगर यहाँ पर बात करें तो फीट। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसका रीजन ये है कि जब भी इसका मेन काम पता है क्या है, नर्व सेल का या न्यूरॉन का, इसका मेन काम है सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? सो दे आर यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक जगह से शुरू होंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है सिग्नल की, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हेड टू द टेल, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द एक्सॉन एंडिंग्स और द नर्व एंडिंग्स। बात समझ आ गई? तो बस ये जो लेबलिंग है ना इसकी, वो हमें इतनी ही याद रखनी है, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन आता है कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सी तरह के होते हैं? सो दे आर सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन को ना कई बार कई जगह पर इंटर न्यूरॉन भी बुलाया गया है। ठीक है, सेंसरी मतलब जो कोई चीज को सेंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, कि जैसे मेरी आंखों में है या मेरे नाक में है या मेरे स्किन में है या मेरी टंग में है, तो या मेरे ईयर्स में है, तो ये मेरे ना मेरे नहीं मतलब आपके भी ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो सेंस ऑर्गन जब कोई भी चीज को रिसीव करेगा, मान लो मेरी आंखों ने कोई चीज देखी, तो ये जो रिसीव हुआ है, ये जो इंपल्स आई है, ये जाएगी मेरे ब्रेन तक या मेरी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो चीज़ों को सेंस करते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपल्स को शुरू करते हैं सेंस ऑर्गन से और इनको हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैं ये डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स ने सेंस किया कुछ। ठीक है, अब ये जो है ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेल बॉडी में गया और ये हमारी आ गई इस सेल बॉडी की या फिर इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स। करेक्ट? यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे चिपके हुए न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब यहां पर नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमारी सेल बॉडी है ना, इस सेल बॉडी में फिर से क्या है, बस ऐसे ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बुलाते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, अब ये किस में प्रेजेंट है? नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो यहाँ पर नर्व एंडिंग्स जो हैं ये इस सिग्नल को पास कर देंगी इनटू दीज डेंड्राइट्स। ठीक है, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन क्या करेगा? ये आगे को इंफॉर्मेशन पास करता जाएगा। तो मतलब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे सेल्स नहीं होते, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लेकिन बहुत मिलियंस में होते हैं ये हमारी बॉडी में। तो ये छोटा छोटा जो सेल है ना, ये अब आगे को पास करेगा, इसके बाद एक और होगा वो आगे को पास करेगा। ऐसे करते करते फाइनली ये जो इम्पल्स है ये पहुंचती है हमारे ब्रेन में। ब्रेन से अब क्या होता है, जब एक बार ये इम्पल्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, तो ब्रेन में पहुंचने के बाद ये पूरी इम्पल्स को कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। तो अब क्या करता है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और फाइनली एक इम्पल्स देता है और वो जाती है थ्रू मोटर न्यूरॉन। कहाँ पर जाती है? हमारे टारगेट ऑर्गन में। ठीक है, तो जो यहां पर न्यूरॉन है दिस इज मोटर न्यूरॉन, और ये जो बीच में है दिस इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। करेक्ट? तो ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को बस इंपल्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इसको ना
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक डॉग देखा आपने और आप डर गए कि अब वो मुझे काट लेगा, तो आपने कैसे सेंस किया? या तो आपने आंखों से देखा होगा या तो आपने कहीं पे किसी डॉग को बार्क करते हुए सुना होगा, है ना। तो मान लो कि आपने डॉग को देखा है, तो आपकी जो आईज में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उन्होंने वो सेंस किया। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने जैसे ही सेंस किया, वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स को या इंटर न्यूरॉन्स को वो सारी इंफॉर्मेशन पास हो गई। वहां से पास होने के बाद वो आगे से आगे न्यूरॉन्स को पास होती रही, फाइनली वो हमारे ब्रेन में पहुंच गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्रेन में पहुंचने के बाद अब ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने बोला कि अब क्या करेंगे, अब भागेंगे ताकि बच पाए। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपके मोटर न्यूरॉन्स को जाएगी और आप भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब आप भागोगे और खुद को बचाओगे। सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू योर लेग्स, क्योंकि आप लेग्स से भागोगे तो आपके टारगेट ऑर्गन यहाँ पर क्या है? लेग्स हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन फटाफट से आपके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी लेग्स को आएगी और आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आप भागना शुरू कर दोगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो आई होप क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। ठीक है, दूसरा है हमारे मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? ये वो न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी इम्पल्सेस को शुरू करते हैं और वो मसल्स और ग्लैंड्स तक लेकर जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बीच के न्यूरॉन्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन को। सो दे आर द एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो आई होप ये सारे के सारे आपको समझ आए हैं। जैसे अगर आप सेंसरी न्यूरॉन्स, तो कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपकी ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व मतलब, ऑप्टिक मतलब आईज, ऑप्टिक नर्व ऑफ आईज। ठीक है, अब ऐसे ही आप बाकी सबके एग्जाम्पल्स मुझे चैट में नहीं, मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे लिख के बताना कि बाकियों के आप क्या क्या एग्जाम्पल दोगे, या फिर लेट मी गिव यू अ होमवर्क। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है और उस सिचुएशन को इमेजिन करके एक छोटी सी स्टोरी बनानी है और उसमें सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स तीनों लिखने हैं और मुझे बताना है कहाँ पर कौन सा न्यूरॉन है और कहाँ पर कौन सा न्यूरॉन काम कर रहा है। ठीक है, तो करके दोगे? कहां पर आंसर देना है? आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। तो मैं वेट करूंगी किसने कौन सी स्टोरी बनाई और क्या आपने सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन सही जगह पर फिट किए हैं या नहीं किए हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ टर्म कॉल्ड साइनैप्स। तो जब हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे ना, तीनों टाइप के न्यूरॉन्स, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मान लो एक न्यूरॉन ये है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स हैं, और एक न्यूरॉन ये है और ये इसका साइटोन है। ठीक है, मतलब ये हेड वाला पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है। क्लियर? तो यहाँ पर ये डेंड्राइट्स हैं और ये क्या है? ये नर्व एंडिंग्स हैं। तो अब ये दोनों ना हमें देखने को लगता है कि वो एक दूसरे से ऐसे हैं, जुड़ी हुई हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और इस गैप को हम बुलाते हैं साइनैप्स। सो द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन in one neuron lies very close to the dendrites of the another. So this is called, this terminal branches of axon, so this space, this gap is called as synapse. ठीक है, so it is a small junction used for communication between the two neurons. तो ये देखो, this is neuron 1 and this is neuron 2. इनके बीच में ना एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। So this is called as synapse. इसे हम साइनैप्स बुलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द नर्व एंडिंग्स। और ये क्या है? दिस इज, ये इसकी क्या है? डेंड्राइट्स। क्लियर? तो बात समझ आ गई। तो इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसे हमने क्या बुलाया है? साइनैप्स। और जब भी, रिमेंबर, जब एक न्यूरॉन के अंदर, जब इस न्यूरॉन के अंदर कोई इंपल्स पास हो रही है ना, वो पास होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है।
क्लियर। वहीं पर जब दो न्यूरॉन्स के जंक्शन पर साइनैप्स में जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर ये होता है केमिकल ट्रांसमिशन। क्या होता है ये? केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बुलाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? सिंपल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में। तो जब भी एक न्यूरॉन के अंदर कोई इंपल्स ट्रैवल कर रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाना है तो बीच में साइनैप्स आता है, तो यहां पर केमिकल्स की फॉर्म में ये सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे और उनको हम बुलाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इस सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। सो यहां पर केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा किसी भी इंपल्स का। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अ नर्व। एक नर्व क्या होती है? जब हम बहुत सारे एक्सॉन्स को एक साथ मिला देते हैं तो ये जो बंडल होता है ना एक्सॉन्स का या फिर नर्व फाइबर्स का, जो एक ही ट्यूबुलर शीथ में एनक्लोज्ड होते हैं, तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं नर्व। And what is the function of the sheath? So remember, every axon has a sheath. ठीक है, तो वो जो हमने एक्सॉन, जो लंबे वाले ब्रांचेस देखे थे ना, जो लंबी वाली टेल्स जो हमने देखी थी, तो दे आर कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। ठीक है, तो इसके बाहर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ क्लस्टर, एक बंडल बना लेते हैं तो उनके बाहर एक शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी शीथ। और इस शीथ का क्या काम होता है बताओ? इस शीथ का काम होता है सिग्नल्स को मिक्स होने से बचाना। ठीक है, सो इंटर मिक्सिंग ऑफ signals is prevented। बात समझ आ गई? तो यहां पर सिग्नल्स का इंटरमिक्सिंग जो है वो उसको रोका जाता है, बचाया जाता है। क्लियर? सो आई होप ये आपको समझ आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी, छोटे से छोटा, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द काइंड्स ऑफ नर्व्स। किस किस तरह की नर्व्स हैं, कैसी कैसी नर्व्स हमें देखने को मिलती हैं? तो देखो, हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो कौन कौन से थे? सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। ठीक है, अब यहां पर जो नर्व्स है ना वो है सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स। करेक्ट? तो सेंसरी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। और वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में, जैसे कि ऑप्टिक नर्व ऑफ आई। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ना आई की, इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। ये सेंस ऑर्गन से प्रिसीव करेंगे और इस इंपल्स को लेकर जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, जो देखेंगे वो बताएंगे, या जो सुनेंगे वो बताएंगे, जो फील करेंगे वो बताएंगे, जो टेस्ट करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, या फिर जो स्मेल करेंगे वो बताएंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर नर्व, तो मोटर मोटर नर्व में सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां पर जो नर्व्स है दे आर गोइंग टू ऑल द मसल्स ऑफ द आईबॉल। तो अब यहां पर क्या होगा? मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि एक बार सिग्नल ब्रेन पर पहुंच गया तो सिग्नल के बाद ना अब जो भी ब्रेन ने डिसीजन सुनाया कि आंखें बंद करनी है, खोलनी है, या अपना फेस टर्न कर लेना है ताकि आप वो चीज़ ना देख पाओ, या कुछ भी, तो वो जो सिग्नल है ना वो आपके मोटर नर्व्स लेकर जाएंगी, मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। जैसे कि नर्व्स गोइंग टू द मसल्स ऑफ eyeball। क्लियर? सो दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स और द मोटर नर्व्स, जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द मिक्स्ड नर्व्स।
ये मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स वो होती हैं जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो नर्व्स जो हमारी टंग में होती हैं, ठीक है। सो नर्व्स विच गोज टू टंग, विच गोज टू टंग। तो हमारी जो टंग है ना, कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ नर्व्स होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप सेंस भी कर सकते हो और आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने में हेल्प करती हैं और मोटर न्यूरॉन्स आपको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ। तो अब हम प्योरली नर्वस सिस्टम पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, दो तरह के होते हैं। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा ब्रेन और जिसमें आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती हैं हमारी नर्व्स। तो अगर आप इस पिक्चर को देखो ना, तो इसमें एक येलो कलर से कुछ ऑर्गन्स बनाए गए हैं। सो वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके सिवा जितना भी ये पिंक में आपको नर्व्स दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी बनाती हैं हमारा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सारी नर्व जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच रही हैं, सो दैट मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, अगर मैं आपको दो पिक्चर्स दूं तो क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे? जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सो दिस इज शोइंग अस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच रही हैं, सो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? राइट? अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर ना जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है। कैसा होता है? यहाँ पर होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोनों में फर्क क्या है? नाउ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं। एक है सोमैटिक और एक है ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऑर्गन से, हमारे मसल से, हमारे स्किन से। तो इसका मतलब यहाँ पर मोटर और सेंसरी दोनों तरह के न्यूरॉन्स जो हैं वो टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन को बताएंगे क्या हो रहा है, और इन टर्न हमारा ब्रेन बताएगा हमारे ऑर्गन्स को कि अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। क्लियर? तो यहाँ पर सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक, मतलब अगर मैं इस वर्ड को पढ़ूँ ना, तो इस वर्ड को पढ़ते ही ना मेरे दिमाग में वर्ड आता है ऑटोमेटिक, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं ना हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे और क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, मतलब जो भी हो रहा है ना, दिस ऑल इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनकॉन्शियस लेवल पर जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है, दैट इज हार्ट रेट या फिर डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट मेजर ऑर्गन ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन। अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। जितने भी मेजर डिसीजंस हैं हमारी बॉडी में वो हमारा ब्रेन लेता है, करेक्ट। सो अगर हम एक एडल्ट ब्रेन की बात करें, जैसे मेरे ब्रेन की बात करें, तो मेरे ब्रेन का जो वेट है ना, वो मेरे बॉडी वेट में कितना है, कितना
कितना ऐड कर रहा है, 1.5 kg, तो मतलब 1.5 किलो का दिमाग है। ओके तो जब आप भी थोड़ा और बड़े हो जाओगे, जब आप एडल्ट वाली स्टेज पे आ जाओगे, तो आपका दिमाग हो जाएगा 1.5 किलो का। करेक्ट, बहुत है इतना छोटा सा दिमाग, बहुत कुछ सोचने के लिए। नाउ कंटेन्ड इन अ बोनी बॉक्स, जिसे हम स्कल और क्रेनियम बुलाते हैं। तो ये जो है ना, अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखो तो यहाँ पर हमें स्कल दिखाई देता है ना, बहुत सारी बोन्स जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं और एक ऐसे बॉक्स सा बना देती हैं, दैट इज स्कल और क्रेनियम। देन इट इज इनक्लोज्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्कल है, लेकिन ब्रेन जो है ना, ब्रेन उसके अंदर काफी एक सॉफ्ट सा टिश्यू है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती हैं 3 लेयर्स, जिन्हें हम बोलते हैं मेनिंजीज। ठीक है, अब ये जो मेनिंजीज होती है ना, मेनिंजीज आपस में ये 3 लेयर्स हैं। मान लो ये वो 3 लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिनको हमने क्या बुलाया है, दीज आर द मेनिंजीज। करेक्ट, अब इन तीनों लेयर्स को के बीच में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, और इस फ्लूइड को हम बुलाते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बुलाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम इन शॉर्ट CSF भी लिखते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि ये जो ब्रेन है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एक खुला दिमाग है, नहीं, दिस इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, दिस इज अ डेलिकेट ऑर्गन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ना उतनी ही ज्यादा चीजें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 मेन पार्ट्स। अब इस दिमाग को देखो, इस ब्रेन को देखो, तो ये एक ह्यूमन ब्रेन है। तो इस ह्यूमन ब्रेन के ना 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये सारा, तो ये बेसिकली एक क्राउन जैसा है। सो दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देख रहे हो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, सो दिस इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। इसको क्या बुलाओगे, सेरिबेलम। करेक्ट, अब उसके बाद ये वाला जो ऑर्गन है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम बुलाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। करेक्ट, तो ये है हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स। अब हर एक मेजर पार्ट को डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो ये जो ऊपर है ना, ये पूरा वाला जो आपको यहाँ पर एक क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है, ये होता है क्या, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसे हम बुलाते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, रिमेंबर। अब ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये 2 हिस्सों में होता है। कैसे समझोगे इसको, हम समझेंगे एक अखरोट के डायग्राम से। तो आप जब भी अखरोट निकालते हो ना, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें, तो बस ब्रेन भी ऐसा ही होता है। तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, तो एक हेमिस्फीयर ये है और एक ये है। तो हमारा ब्रेन भी ना, जब हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है 2 हेमिस्फीयर्स में। देन द आउटर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज फोल्डेड विद रिजेस एंड ग्रूव्स। तो अब अगर आप इसको देखो ना, तो जो आउटर सरफेस है ना, तो आपको ऐसे 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 फोल्ड्स नहीं दिखाई दे रही है, बहुत सारे रिजेस हैं, ग्रूव्स हैं, मतलब बहुत सारे डिप्रेशंस हैं। ठीक है, अब ये डिप्रेशंस हैं क्यों, ये डिप्रेशंस हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ताकि हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सके। तो एक इंसान सोचो बिना न्यूरॉन के, तो क्या होगा। बिना न्यूरॉन के अगर किसी की भी बॉडी होती है, तो वो ना तो कुछ फील कर पाएगी, ना सेंस कर पाएगी, और ना ही रिस्पॉन्ड कर पाएगी। आपने सुना होगा कई बार कई लोगों का कि उनकी कोई एक बॉडी पार्ट है ना, जो अब एक तरह से डिसफंक्शनल हो गया है, कि एक साइड है बॉडी की या फिर एक हाथ है जो चलता नहीं है। तो बेसिकली उसके नहीं चलने का या नहीं सेंस करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं। तो जब एक बार न्यूरॉन कोई भी डैमेज हो जाता है, रिमेंबर दैट हमारे बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स हैं, जैसे हमने RBCs के बारे में पढ़ा है, जो 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, लेकिन ये
रिप्लेस होती रहती हैं विद द न्यू आरबीसीज। लेकिन नर्व सेल या न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो लाइफ में एक बार डैमेज हो गया तो अब वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने न्यूरॉन्स का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसमें जो ग्रूव्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, फोल्ड्स हैं, उनका होने का कारण ये है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं हमारे ब्रेन का, और जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली सिग्नल्स पास हो रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ को। द नेक्स्ट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम। तो अब अगर आप इस सेरिब्रम को देखो ना, तो इसमें एक आउटर वाला पार्ट है जो थोड़ा ग्रे से कलर का है और इनर वाला पार्ट है जो थोड़ा व्हाइटिश है। तो ये जो ग्रे पार्ट है इसे ग्रे मैटर बुलाते हैं और जो व्हाइट वाला है इसे व्हाइट मैटर बुलाते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट मैटर है और ये वाला जो है दिस इज ग्रे मैटर। ठीक है, अब जो आउटर पार्ट है जिसे हमने ग्रे बुलाया है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें होते हैं अराउंड 9 बिलियन न्यूरॉन्स। वहीं पर इनर वाइट मैटर में बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। क्लियर, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन का ये जो पहला पार्ट है सेरिब्रम, इसका काम क्या है? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरह से जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है ना, जो आप वॉलंटरीली कर रहे हो, जो सोच समझ के कर रहे हो, वो सारा आपका सेरिब्रम आपकी हेल्प करता है। अभी आप सुन रहे हो, सुन के ग्रास्प कर रहे हो, फिर बाद में रिस्पॉन्ड करोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वापस से हमारी वेबसाइट पे या चैनल पे आओगे और सेम चीज़ को वापस से सुनोगे। ठीक है, तो ये जो भी आप वॉलंटरीली कर रहे हो ना, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम। करेक्ट, तो दिस इज अ सीट फॉर इंटेलिजेंस। तो जिसके ब्रेन में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और जितने अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं इन न्यूरॉन्स में, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो इनिशियल ईयर्स हैं हमारी ग्रोथ के, वहाँ पर बच्चा जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस डेवलप कर पाता है, लेकिन अगर उसको उतनी अच्छी गाइडेंस मिले और उसको उतने अच्छे चांसेस मिले और उस पर उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो। द नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। तो ये जो कॉन्शियसनेस है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अब कोई चीज़ बदल गई, अब क्या करना है, सो दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेरिब्रम। द नेक्स्ट वन इज विल पावर। तो ये जो हम विल के अंडर काम करते हैं ना, कि मेरा मन है कि मुझे ये करना है, तो ये जो हमारी विल पावर है ना, सो करना है तो करना है, तो ये सब हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। देन इट कंट्रोल्स ऑल आवर वॉलंटरी एक्टिविटीज। भागना है, चलना है, सोना है, उठना है, खाना है, खेलना है, सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, तो सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम हमने देखा था कहाँ पर होता है, पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, तो वो पीछे एक गोभी के फूल जैसा होता है। सो इफ दिस इज सेरिब्रम, ठीक है, इसके पीछे एक ऐसे गोभी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मुझे तो वो गोभी लगती है। तो ये जो गोभी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्लम। तो ये जो सेरिब्लम है ना, ये काफ़ी छोटा है साइज में एज कंपेयर टू सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के नीचे ही होता है, तो इसे ना छोटा दिमाग भी बुलाते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फनी बिहेव कराता है अगर ये ढंग से काम ना करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, आप खड़े होते हो, आप चल पाते हो, आप स्ट्रेट चल पा रहे हो, तो ये जो बॉडी का बैलेंस है ना, ये होता है सेरिब्रम की वजह से। और साथ में जो जितनी भी आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज जो कोऑर्डिनेट होती हैं, वो भी सेरिब्रम ही करता है। अब मान लो एक इंसान, ठीक है, एक इंसान मान लो कि जो जिसने आज पार्टी की है, जिसने आज मतलब अच्छे से अल्कोहल पी लिया है, 4-5 ग्लास या जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसने पी लिया है, तो अब क्या होगा, ये जो अल्कोहल है ना, ये डायरेक्टली हमारे सेरिब्लम को इफेक्ट करता है। तो जब ये सेरिब्लम को इफेक्ट करेगा तो अब इंसान फनी तो बिहेव करेगा, क्योंकि अब उसका जो बैलेंस है ना बॉडी का, अब वो बिगड़ जाएगा। तो आपने कभी किसी ड्रंक इंसान को देखा है, वो कभी इधर गिर रहा है, वो कभी उधर गिर रहा है, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ना, उसने डायरेक्ट इफेक्ट डाला है उसके सेरिब्लम पे और उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ चुका है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को कभी उस सिचुएशन में ना डालें। सो वी शुड एब्सटेन
फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ हैबिट्स, ठीक है। तो अगर मैं सेरिब्रम और सेरिब्लम को एक साथ बताना चाहूँ तो मान लो आपने डिसाइड किया कोई एक्शन, मान लो आपने बोला कि मुझे इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ना है, तो सेरिब्लम क्या करेगा, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब आपके सेरिब्रम ने सोचा कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, सेरिब्लम जो है वो उठेगा सेरिब्लम आपको बोलेगा कि टांगो, चलो, हाथ बुक ढूंढो, आंखें बुक ढूंढो, और फाइनली आप वो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दोगे। सो सेरिब्रम डिसाइड्स द एक्शन एंड सेरिब्लम implements the action. Okay, let me come to it again. Cerebrum decides in action, करना क्या है, and cerebellum acts to implement that action, कि अब उठ के जाना है, बुक उठानी है और पढ़ना है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, सो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कम्स डाउन, कंटिन्यूज डाउन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसमें कंटिन्यू होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटीज को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को। ये हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है, ब्रीदिंग, पेरिस्टालिसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये वो हर चीज कर रहा है जो हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो सेरिब्रम और सेरिब्लम ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल ही इन सबसे दूर है। वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करा रहा है और हमारे फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब अगर किसी भी तरह की इंजरी आपके ब्रेन को, या फिर आई कैन सी इवन दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, किसी को भी कैसी भी इंजरी हो जाती है, तो ये इसकी इंजरी की वजह से एक पर्सन जो है, एक इंसान जो है वो मर भी सकता है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स के वाइटल प्रोसेसेस है अब वो नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हमने क्या देखा, ये था मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही था। यहाँ पर वो गोभी जैसा स्ट्रक्चर था सेरिब्लम। ठीक है, तो यहाँ था मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही फर्दर नीचे को ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही एक्सटेंड होता है और ये हमारी थ्रू आउट द बैकबोन अब ये एक्सटेंड करता है। इसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे इसको? स्पाइनल कॉर्ड। तो यू रिमेंबर जब हम सेरिब्रम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ा था। तो वहां पर जो वाइट मैटर था ना वो अंदर की तरफ था और ग्रे मैटर बाहर की तरफ था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ना ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। अंदर की तरफ हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ क्या है? वाइट मैटर। करेक्ट। तो ग्रे मैटर जो होता है इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं और जो वाइट मैटर होता है इसमें होते हैं एक्सॉन्स। करेक्ट। तो ऑर्डर रिवर्स हो गया है, लेकिन एक बात जो सही है वो ये है कि वहां पर भी वाइट मैटर में एक्सॉन्स थे और यहां पर भी वाइट मैटर में एक्सॉन्स हैं। वहां पर ग्रे मैटर में बहुत सारे नर्व्स थे या न्यूरॉन्स थे। ठीक है, और यहां पर सेल बॉडीज हैं। करेक्ट, तो ध्यान रखनी है ये बात। आगे बढ़ते हैं, द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला इसका ये फंक्शन है कि ये हमारी नेक के नीचे के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक तरह से एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी एकदम से किसी भी चीज को बिना सोचे समझे या फिर बिना पूरी तरह से एनालाइज किए बस रिस्पॉन्ड कर देती है अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए। तो उन रिफ्लेक्सेस में स्पाइनल कॉर्ड
का एक बहुत मेजर रोल होता है। देन इट कंडक्ट्स मैसेजेस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन। तो जो भी स्किन में, मसल्स में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे इंपल्सेस ब्रेन तक पहुंचते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। देन इट कंडक्ट्स कमांड्स। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कमांड देगा और अकॉर्डिंगली हमारी मसल्स, ट्रंक और लिम्स रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन तक मैसेजेस भेजना और ब्रेन्स की कमांड लेके हमारे मसल्स और लिम्स तक पहुंचाना, ये सारा का सारा काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज द क्विक रिकैप। ठीक है, तो जल्दी से करें। यहां पर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों देखेंगे और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस देखेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा सेरिब्रम हमारी इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी और विल पावर को कंट्रोल करता है। वहीं पर सेरिब्लम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाता है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारा ब्रीदिंग, हमारी डाइजेशन, हमारा बीटिंग, हार्ट को बीट कराना, उनको कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो एक लंबी सी कॉर्ड है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आगे जाती है टिल आर बैकबोन एंड्स। ठीक है, तो ये कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के नीचे के रिफ्लेक्सेस को और ये कंडक्ट करती है मैसेजेस को, जो भी मसल्स को या स्किन को हमारे ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाने हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाती है और फाइनली ब्रेन की कमांड्स लेती है और उनको हमारे लिम्स और मसल्स तक पहुंचाती है। सो दिस इज अ क्विक रिकैप about our central nervous system. So this brain and spinal cord constitutes what? It constitutes our central nervous system. Okay, now coming on to the next nervous system, that is peripheral nervous system, जिसमें nerves ही nerves हैं। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ nerves हैं और ये जो nerves हैं ये हमारे central nervous system को connect करती हैं हमारी body के different parts से। तो यहाँ पर ना हमने 2 तरह के nervous system पढ़े थे, further divisions थी 2 तरह की। कौन कौन सी थी? somatic और autonomic। तो ऑटोनॉमिक तो मतलब ऑटोमेटिक था, वहां से हमने याद रखा है। सोमेटिक जहां पर कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ना 2 तरह की नर्व्स देखने को मिलती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। वन इज द क्रेनियल नर्व्स एंड अनदर वन आर द स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। सो दीज all the nerves, they are responsible for relaying the sensation to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी हमारे आसपास हमें सेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, स्मेल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें ब्रेन तक बताने में हेल्प करती है और फाइनली हमारे ब्रेन ने क्या कमांड्स दी हैं उनको हमारे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाती है या इफेक्टर मसल्स तक पहुंचाती है कि अब तुम्हें इस सिचुएशन से ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो और एकदम से ऐसा होता है कि बहुत ही अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, तो ये नोज से ये सेंसेशन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा कि नाक को बंद कर लो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सो योर हैंड्स विल मूव एंड यू विल जस्ट क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ना ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें आप और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो सोमेटिक के। जैसे कि आपने कोई चीज़ को टच किया, गर्म चीज़ को, और आपको लगा कि वो गर्म है, तो इमिडिएटली ये सेंसेशन, ये जो हॉटनेस की सेंसेशन है, ये आपके ब्रेन में जाएगी। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा, एक कमांड देगा कि हाथ को हटा लो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द commands, or this is one of the reactions, or how these nerves they convey the messages. Okay, now coming on to our next type of nervous system, that is autonomic, जिसे मैंने बोला है कि जब भी आप ये पढ़ो ना, इसका एक चीज याद रख लो, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं। अब ये मैम एक नया वर्ड, यस एक नया वर्ड, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ अ मास ऑफ
साइटोन। तो साइटोन हमें पता है क्या होता है, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना एमीबा के जैसा, जिसके पास अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। सो दीज आर बेसिकली द गैंग्लिया। जब बहुत सारे साइटोन एक साथ मिल जाते हैं तो वो गैंग्लिया बना लेते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया होते हैं और नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड्स पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये अनकॉन्शियसली एक्ट करता है, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स में नहीं है। मतलब ये हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हैं, उनको रेगुलेट करेगा। तो यहां पर ना दो सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं। पहला सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इनको समझना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट ही चलते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना, ये जो नर्व्स है ना, ये तब एक्टिवेट होती हैं जब आप किसी फाइट में होते हो, ठीक है, या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, तो ये तब होता है। वहीं पर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं, ये आपको नॉर्मल कंडीशंस में वापस आने को हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप ने से एक डॉग देख लिया है, अब आपको भागना है, सबसे पहले तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ओ माय गॉड, सो देयर विल बी डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और फाइनली आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी या फिर आपके जो एयरवेज हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, फटाफट आप ब्रीथ करने लग जाओगे और आपकी मसल्स जो है वो भागना शुरू कर देंगी। ठीक है, वो आपके लिम्स को बोलेंगे कि भागो। और वैसे ही अब एक बार आप उस सिचुएशन से निकल गए, आप सेफ जगह पर पहुंच गए, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। जो डायलेट हुए थे ना प्यूपिल, वो भी एकदम नॉर्मल आ जाएंगे, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ी थी वो भी नॉर्मल आ जाएगी, और जो आपकी मसल्स ने बोला था ना कि भागो, वो भागो वाला जो कमांड थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। सो बोथ these nervous systems और both these types of nerves, they have an opposite action। एक आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में हेल्प करता है और एक जब आप उन एक्सट्रीम कंडीशन से निकल चुके हो तो आपको नॉर्मल आने में हेल्प करता है। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। एंड रिमेंबर, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जहां पर आपको सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स को मिलाकर एक कहानी बनानी है, और उस कहानी में ये तीनों न्यूरॉन्स मेंशन होने चाहिए काफी क्लियरली। ठीक है, तो ये सब आप मुझे आंसर्स कहाँ दोगे? आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, learnohub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।